इस लीनियर अलजेब्रा की पहली वीडियो में मैं इसको पहली वीडियो इसलिए कह रही हूँ कि ये लीनियर अलजेब्रा की खालिस कॉन्सेप्ट्स की पहली वीडियो है। मैं लीनियर अलजेब्रा लिख लूँ। इसमें हम आपको कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट से मुतारिफ़ कराएंगे, कुछ ऐसे नज़रियात से मुतारिफ़ कराएंगे जो लीनियर अलजेब्रा की बुनियाद बनाते हैं। कुछ लीनियर अलजेब्रा के कॉन्सेप्ट्स या नज़रियात ऐसे हैं जो थोड़े से शायद आपको मुश्किल लगें, लेकिन वो मैथ्स में थोड़े से मुश्किल होते हैं, वैसे वो बहुत आसान है। तो जो पहली चीज़ मैं आपको मुतारिफ़ कराना चाहूँगी वो है सेट नोटेशन, जो रियल नंबर्स के लिए इस्तेमाल होती है लीनियर अलजेब्रा में। आप अक्सर एक आर देखते होंगे जिसमें दो डंडे होते हैं, या एक बहुत ही गूढ़ा और बोल्ड लिखा हुआ आर देखते रहते होंगे किताबों में। ये आर क्या दिखाता है? इस आर का मतलब है सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, यानी कि तमाम रियल नंबर्स का सेट जिसमें सारे के सारे रियल नंबर्स हों। मेरा ख्याल है मुझे एक ऐसी वीडियो बना लेनी चाहिए जो आपको सेट से मुतारिफ़ कराए कि या नंबर्स की इकसाम से मुतारिफ़ कराए कि रियल नंबर क्या होते हैं, रैशनल नंबर क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं, वगैरह वगैरह। तो अब ये है कि रियल नंबर्स क्या होते हैं। रियल नंबर्स में वो तमाम नंबर शामिल होते हैं जो हमारे पास मौजूद हैं, मासवाए उन नंबर्स के जो कॉम्प्लेक्स हैं। यानी कि सेट ऑफ रियल नंबर्स में वो तमाम चीज़ें आती हैं जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स नहीं हैं। यानी 1 आपके पास रियल है, 2 रियल है, -पाई रियल है, पाई रियल है, ई रियल है, लेकिन 1 + 2i रियल नंबर नहीं है, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स बन जाता है। जब भी हमारे पास i या आयोटा आता है तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाता है और वो रियल नंबर्स में शामिल नहीं किया जाता। इसलिए लीनियर अलजेब्रा में जब भी मैंने सेट ऑफ रियल नंबर्स लिखना होगा मैं आर लिखूंगी। कई दफ़ा आप यूँ आर लिखा हुआ देखते हैं कि दो डंडों के साथ आर होता है और उसके ऊपर छोटा सा एन होता है। इसका क्या मतलब है? क्या हम आर का एक्सपोनेंट ले रहे हैं? नहीं, इसका मतलब ये है कि आप एक ऐसा सेट ले रहे हैं जो आर के ऑर्डर्ड नंबर्स का सेट है। मतलब इसका मतलब कुछ आप यूँ समझ सकते हैं, R2 अगर मैं लिखूं, ये उन तमाम रियल नंबर्स का सेट है जो दो नंबर्स के ऑर्डर्ड पेयर में हम लिख सकते हैं। यानी x1 मेरा पहला नंबर है, x2 मेरा दूसरा नंबर है। R2 का मतलब है ये इस तरह का एक सेट है जिसको 2 टुपल को मैं का सेट बना सकती हूँ। ये यानी कि लिस्ट ऑफ 2 नंबर्स है। R2 सिर्फ मेरे पास एक लिस्ट है, ये एक सेट है जिसमें ऑर्डर्ड पेयर होता है दो नंबर्स का। चलें ज़रा इसको आसान तरीके से लिखती हूँ। अगर मैं ऑर्डर्ड पेयर की बात करती हूँ तो ये बात ज़हन नशीन कर लें कि 1 2 का ऑर्डर्ड पेयर 2 1 के ऑर्डर्ड पेयर से मुख्तलिफ है, और ये 1 2 और 2 1 दो मुख्तलिफ टू टुपल हैं। R⁻² का मतलब है कि वो एक ऐसा सेट है जो, या एक ऐसे ऑर्डर्ड पेयर्स का सेट है। अगर मैं x1 x2 को ब्रैकेट में लिखती हूँ तो ये एक जनरल नोटेशन है। लाइन का मतलब है सच दैट, यानी कि R2 = सेट ऑफ x1 x2 सच दैट xi मेंबर है रियल नंबर्स के सेट का। ये जो ई की तरह का आपको निशान नज़र आ रहा है, इसका मतलब है मेंबर ऑफ या बिलोंग टू, या जो xi है ये उस चीज़ से कुछ निस्बत रखता है। For I is less than equal to 2 and greater than equal to 1, I is an integer। इसको मैं बहुत सारी अंदाज में लिख सकती हूँ, लेकिन जनरल या स्टैंडर्डाइज तरीका इसको लिखने का यही है।
यानी कि R2 मेरे पास सेट है ऑर्डर्ड टुपल्स का जो x1 x2 पर मुश्तमिल है, सच दैट x1 एंड x2 आर मेंबर ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर्स। ये ज़रा आसान तरीका है उसी ऊपर वाली चीज़ को लिखने का। यानी आपको इससे अंदाज़ा हो गया होगा कि R2 एक ऐसा कम्बिनेशन है जो दो नंबर्स के ऑर्डर्ड पेयर का मेरे पास है और उसका सेट मिलाकर R2 बनता है। अब आपको जानते हैं कि हमारे पास रियल नंबर्स लातादाद होते हैं या इनफिनिट होते हैं। इसी तरह रियल नंबर के ऑर्डर्ड पेयर्स का सेट भी इनफिनिट होता है, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे रियल नंबर्स हैं। जब हम उनके टुपल्स का या दो दो रियल नंबर्स का ऑर्डर्ड पेयर बनाना शुरू करेंगे तो वो भी लातादाद हो जाएंगे। अगर x1 पे हमारे पास 1000 नंबर्स आ सकते हैं तो इसी तरह x2 पे भी 1000 नंबर आ सकते हैं। तो इसका मतलब है कि R2 के लिए मुझे 1000 इंटू 1000 पॉसिबिलिटीज़ हैं ऑर्डर्ड पेयर बनाने का। आपके पास R2 के केस में x1 के लिए भी इन्फिनिट नंबर्स हैं, x2 के लिए भी इन्फिनिट नंबर्स हैं, इसलिए आप इन्फिनिट या लाताद नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स बना सकते हैं R2 में। बिल्कुल इसी तरह R3 की डेफिनेशन ये हो जाएगी कि हमारे पास यहाँ पे 3 पॉइंट्स आ जाएंगे, या 3 नंबर्स, पॉइंट्स ना कहें बल्कि 3 नंबर्स कहें, 3 नंबर आ जाएंगे जिनके ऑर्डर्ड पेयर का आप सेट बनाएंगे। R3 में जो जो पॉइंट्स हैं इनको हम 3 डायमेंशन में प्लॉट कर सकते हैं, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह अब तक हम ग्राफ्स में मुख्तलिफ चीज़ों को बनाते आए हैं। अब R1 के लिए अगर मैं प्लॉट करना चाहूँ तो मैं एक लाइन बना दूंगी, उसमें 0 और पाई, फिर 1 के लिए, 2 के लिए, मैं ऐसे एक लाइन पे R1 के लिए बना सकती हूँ। बिल्कुल इसी तरह R2 के लिए मैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में प्लॉट कर सकती हूँ और R3 के लिए 3 डायमेंशनल ग्राफ में मैं प्लॉट कर सकती हूँ। अब R3 में मेरे पास जो है x1, x2 और x3 ये तीनों सेट ऑफ रियल नंबर से बिलोंग करते हैं या सेट ऑफ रियल नंबर का हिस्सा है। अब हम एक और डेफिनेशन देखेंगे वेक्टर की, कि वेक्टर क्या होता है। आपको पता होगा कि वेक्टर क्या होता है, आप वेक्टर से काफ़ी दफ़ा दो हाथ कर चुके होंगे, लेकिन वेक्टर क्या होता है, इसका एक तो मैग्नीट्यूड होता है और एक इसका रुख या डायरेक्शन होती है। लेकिन लीनियर अलजेब्रा में वेक्टर उस तरह से इस्तेमाल नहीं होता जिस तरह हम फिजिक्स में करते हैं। लेकिन लीनियर अलजेब्रा में वेक्टर को थोड़ा सा डिफरेंट अंदाज में, मुख्तलिफ अंदाज में देखा जाता है। अब मैं डिफाइन कर रही हूँ वेक्टर इन Rn। Rn मैं बता चुकी हूँ आपको क्या होता है। माफ़ कीजिएगा, मैंने आपको R2 और R3 बताया है। अब Rn क्या होता है, Rn इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड n टुपल्स। मतलब इसमें n रियल नंबर्स का ऑर्डर्ड पेयर मेरे पास, ऑर्डर्ड पेयर तो नहीं, आप कहेंगे ऑर्डर्ड सेट आ रहा है मेरे पास, या आप ये कह लें कि मेरे पास एक ऑर्डर्ड n टुपल है x1 से xn तक, और ये इस तरह का ऑर्डर्ड n टुपल है जिसमें हर x जो है x1, x2, x3 वो रियल नंबर है। यानी x1 Rn is a set of ordered n tuples such that each xi belongs to Rn for 1 is less than equal to I is less than equal to n। यानी x1, x2, x3, x4 so on up till xn रियल नंबर्स हैं मेरे पास, और ये ऑर्डर्ड सेट बना रहा है, ऑर्डर्ड n टुपल बना रहा है। अब सवाल ये है कि वेक्टर इन Rn क्या होता है। वेक्टर को आप कह सकते हैं कि ये एक ऑर्डर्ड लिस्ट है
n रियल नंबर्स की। लीनियर अलजेब्रा में या वेक्टर इन आर एन है ऑर्डर्ड लिस्ट n रियल नंबर्स की, जहाँ n की तादाद 1, 2, 4, 8, 10 कुछ भी हो सकती है। इसको आप मुख्तलिफ अंदाज में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर 2 के लिए करना चाहते हैं तो आप इसको x1 x2 कर सकते हैं, इसको आप ब्रैकेट्स में कर सकते हैं, किसी भी तरह से आप इसी चीज़ को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इनको ज़्यादातर हम अभी तक कॉलम्स में ही रिप्रेजेंट करते हुए आए हैं, आप बिल्कुल उस तरह भी इनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मैंने अभी डिफाइन किया है वेक्टर इन आर एन क्या होता है। ये ऑर्डर्ड लिस्ट ऑफ एन रियल नंबर होती है। इसको मैथमेटिकली लिखने के लिए यूँ लिखा जाएगा v इज़ इक्वल टू v1 v2 सो ऑन टिल vn। और इस बात का आप ध्यान रखेंगे कि मेरे पास तमाम v's यानी v1 v2 v3 सो ऑन टिल vn हर एक रियल नंबर है। और इसमें v वेक्टर के जो भी हमारे पास अज्जा हैं उनको हम कहते हैं कंपोनेंट ऑफ v वेक्टर, यानी v1 v2 v3 कंपोनेंट्स हैं v वेक्टर के। एक और बात आपको ज़हन नशीन कर लेनी चाहिए कि जब भी आप कोई वेक्टर लिखेंगे इसके लिए लाजमी है कि आप उसको गहरा करके या बोल्ड करके लिखें। यही चीज़ वेक्टर को एक स्केलर से मुख्तलिफ बताती है। अब मैं वेक्टर्स के लिए 2 ऑपरेशंस डिफाइन करूंगी जो हम आर एन में कर सकते हैं। यानी मैं इन ऑपरेशंस को डिफाइन करूंगी कि हमने अगर ये ऑपरेशन वेक्टर में परफॉर्म करने हो आर एन की डोमेन में तो हम किस तरह करेंगे। अब हम डिफाइन करेंगे एडिशन के ऑपरेशन को, यानी जमा के ऑपरेशन को, कि हम वेक्टर्स को जमा किस तरह कर सकते हैं। मैं वेक्टर को छोटे हरूफ तहज्जी से नुमाइंदगी करती हूँ। छोटा a मैंने लिखा है, मेरे पास एक वेक्टर है a1 a2 अप टिल an, और मेरे पास एक और वेक्टर है वेक्टर b जिसको भी मैं बोल्ड करके लिख रही हूँ, और ये वेक्टर b है इक्वल b1 b2 ऑल द वे bn के इक्वल। अब इन दोनों वेक्टर्स की एडिशन को मैं डिफाइन करूँगी। इसको यूँ डिफाइन किया जा सकता है कि इनके हर कंपोनेंट का आपस में जो सम है या जमा है उसको मैं इनके एडिशन के इक्वल डिफाइन कर सकती हूँ। यानी a वेक्टर प्लस b वेक्टर इज इक्वल टू a1 प्लस b1। ये बिल्कुल एक नया वेक्टर बना रहे हैं, a1 प्लस b1 a2 प्लस b2 अप टिल an प्लस bn। आपको ये थोड़ा कंफ्यूजिंग और आसान दोनों लग रहा होगा कि मैं एक बहुत ही आसान चीज़ को एक बहुत ही मुश्किल अंदाज में पेश कर रही हूँ, लेकिन इसको आप यूँ लीजिए कि मेरे पास कोई भी वेक्टर है 2 -1 जिसको मैंने ऐड करना है एक और वेक्टर में 3 और 2 में, तो मैं इनके कॉरेस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स को आपस में जमा करूँगी। 2 + 3 इज इक्वल टू 5 और -1 + 2 इज इक्वल टू 1। और यही डेफिनेशन है मेरी वेक्टर एडिशन की। अब जो अगली डेफिनेशन मैं आपको सिखाऊंगी वो है स्केलर मल्टीप्लिकेशन की। या आपको फिज़िक्स की क्लास से याद होगा कि स्केलर जो है हमारे पास एक आम नंबर होता है जिसका कोई रुख या कोई मखसूस डायरेक्शन नहीं होती, और स्केलर को हम एक सिर्फ आम अंग्रेज़ी के हरूफ तहज्जी से लिखते हैं। अगर मेरे पास c कोई एक नंबर है तो मैं c को मल्टीप्लाई करना चाहती हूँ अपने वेक्टर a से, तो ये इस तरह लिखा जाएगा c इंटू a। इसका जवाब ये है कि मेरे वेक्टर के सारे कंपोनेंट्स a1 a2 a3 अप टिल an को मैं c से अलग-अलग मल्टीप्लाई कर दूंगी। c1a c2a अप टिल cna।
यानी कि c को a से मल्टीप्लाई करने का मतलब है कि मैंने अपने a के हर कंपोनेंट को अलग अलग a से मल्टीप्लाई कर दिया। अगर मैं नंबर्स के अंदाज में आपको समझाने की कोशिश करूं तो ये कुछ ऐसे होगा कि -3 इंटू मेरा वेक्टर है पाई -2 और 0। इसका जवाब मेरे पास आएगा, ये तो बहुत आसान है, आप निकाल ही लेंगे। ये एक नया वेक्टर बनेगा R3 में। R3 इसलिए कि मेरे पास मेरी वेक्टर में 3 नंबर हैं, -3 पाई, -3 इंटू -2 6 और -3 इंटू 0 0। ये मेरा R3 में एक नया वेक्टर बन गया है। अब आप ये देख रहे होंगे कि सिर्फ इसकी डेफिनेशन थोड़ी मुश्किल लगती है, लेकिन ये देखने में या करने में बहुत ही आसान है। अब एक आखिरी डेफिनेशन मैं आपको सिखाऊंगी, वो है ज़ीरो वेक्टर की, कि ज़ीरो वेक्टर क्या होता है। ज़ीरो वेक्टर के लिए डायमेंशन स्पेसिफाई करना बहुत ज़रूरी है। ज़ीरो वेक्टर इन Rn होता है एक ऐसा वेक्टर है जो बिल्कुल ही सिफर होता है, जिसका हर एलिमेंट या हर कंपोनेंट सिफर या ज़ीरो होता है। तो ये थी मेरी शुरू की चंद बुनियादी डेफिनेशंस जो आपको बतानी ज़रूरी थी। मेरा ख्याल है मैंने आपको कुछ तो आसानी कर ही दी होगी इन डेफिनेशंस में।